बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब स्टार्ट किया था तो आपने वहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखी थी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड और मैग्नेटिक फ़ील्ड की, तो वो एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए 99 लेक्चर के अंदर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड क्या है, देखिए नेम से पता चल रहा है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, मतलब कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अब जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो आ गए, कंबाइन इफेक्ट तो आ गया, मतलब वो कहाँ से आ रही हैं, किसी चार्ज के प्रोड्यूस होने की वजह से उन दोनों का इफेक्ट आएगा। तो कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, या प्रोड्यूस बाय चार्ज पार्टिकल, या चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट मतलब पार्टिकल ही। तो जो दोनों का कंबाइन इफेक्ट है वो किसी चार्ज की वजह से जब प्रोड्यूस हो रहा है किसी फील्ड के अंदर तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो भी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसके सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, तो उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द या सराउंडिंग में वो वाला एरिया होता है जहाँ वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है या किसी चार्ज पार्टिकल को रिपेल करता है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फिनोमेना जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर से आता है। अब आप हमारा जो नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं कि सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नियर बाय मैग्नेटाइज्ड मटेरियल एंड इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड और कहते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो दोनों हैं वो सिमिलर होते हैं। किस तरह से सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो दोनों क्यों सिमिलर है, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का इफेक्ट। अब मैग्नेटाइज्ड मटेरियल मतलब अगर आप मकनातीस की एग्जांपल ले लें तो अब अगर आप उसको किसी लोहे की चीज़ के करीब लेकर जाएंगे, किसी चाबी के करीब भी लेकर जाएंगे ना, तो वो फ़ौरन उसको मैग्नेटाइज कर लेगा, उसको फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस तरह से, और इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट, यहाँ पे तो क्योंकि हमारे पास कंबाइन इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात हो रही है, तो मैग्नेटाइज मटेरियल के लिए तो हमने वैसे एग्जांपल ले लिया, लेकिन जब आप करंट की भी बात करें तो हमारे पास कोई वैलिड एग्जांपल होना ज़रूरी है। तो लेकिन वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके पास इफेक्ट आता है मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का और कोई ना कोई करंट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम मकनातीस की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे जब आप उसको दोनों को करीब लेके आते हैं तो वो दोनों पहले वाला या दूसरे वाला दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दूसरा वाला भी उसके साथ आके लग जाता है। तो क्या होगा, वहाँ पे कोई ना कोई करंट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, वहाँ पे आपको हल्का सा येलो कलर की वेव भी नज़र आएगी, तो उस तरह से इन दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम हो सकता है। तो अब आपके पास जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है देन मैग्नेटिक फील्ड इज़ आल्सो प्रोड्यूस। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में मतलब आपके पास पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो रही है प्रोड्यूस, लेकिन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई, लेकिन वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। जब दोनों फील्ड्स एक्सर्ट कर प्रोड्यूस हो जाती हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे वो दोनों फील्ड्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं, मतलब कि उस पॉइंट के ऊपर वो दोनों जो फील्ड्स हैं वो कंजर्व हो रही होती हैं, मतलब उस टाइम पे उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो हो सकती हैं। तो ऑर्थोगोनल होती हैं ईच अदर के एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस भी मोशन में वो मूव कर रही हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और तो आपके पास दोनों फील्ड जो हैं वो ऑर्थोगोनल हो सकती हैं। अब मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम ये अभी सारा जो पीछे पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, फिर मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ी, चार इक्वेशंस, फिर हमने 4 करंट 4 वेक्टर करंट डेंसिटी सारी टॉपिक्स पढ़े। तो असल में हम यहाँ पे आना चाह रहे थे कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे। हमने वो पीछे सारे टॉपिक्स को लेके फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तक पहुँचे कि मैक्सवेल ने असल में एवोल्यूशन दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कंबाइन इफेक्ट है, देख लेते हैं मज़ीद। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, अब यहाँ से आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, चाहे शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है। मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बता दूंगी, क्वेश्चन किस तरह से आता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, जिसको आप फैराडेज टेंसर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू डेल। अब देखिए एफ अल्फ़ा बीटा है तो आप एक दफ़ा इसको इन टर्म्स ऑफ, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है तो इसको इन टर्म्स ऑफ एक दफ़ा हम
अल्फ़ा लिखेंगे और फिर बीटा लिखेंगे। मतलब आप जब अल्फ़ा की टर्म में लिख रहे हैं, मतलब आप डेल अल्फ़ा एक दफ़ा पार्शियल के ऊपर ऑपरेट करेंगे अल्फ़ा को और उसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, और जब आप बीटा की रिस्पेक्ट से डेल को लिख रहे हैं तो आप ए अल्फ़ा लिख रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, आपको बस ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन को देख के हम नेक्स्ट अपनी इक्वेशंस को ड्राइव भी करने वाले हैं कुछ। वेयर ए अल्फ़ा इज़ द 4 वेक्टर पोटेंशियल। अभी पता था कि ए अल्फ़ा, तो ए को तो हम देख चुके हैं कि 4 वेक्टर पोटेंशियल है। 4 पोटेंशियल जब हमने देखा था टॉपिक के अंदर, 4 पोटेंशियल जिसके अंदर आपके पास जो फाई और सी और ए का कंपोनेंट था। अब ए अल्फ़ा को हम उस तरह से लिखते थे। अब ये तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर आ गया, इसको हम फैराडे टेंसर कहते हैं, डिफाइन कर लिया। अब आपके पास ए अल्फ़ा का कंपोनेंट भी आ गया। मिन्कोस्की स्पेस के अंदर, फ्लैट स्पेस के अंदर आपके पास इसकी ये मैट्रिक्स फॉर्म बन के आती है। और आपने अभी ये नहीं कहना कि उन्होंने डायरेक्ट बता दी है, ये मैट्रिक्स हम आगे ऑनवर्ड ड्राइव करने वाले हैं प्रॉपर्ली। ये सारी टर्म्स को हम ड्राइव करेंगे और एक एक टर्म को, डायगोनल की टर्म्स को भी और नॉन डायगोनल की टर्म्स, सारी टर्म्स को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। अब ये जो एफ अल्फ़ा बीटा है, देखिए कंट्रावेरिएंट फॉर्म में, ये बात आपने ध्यान रखना है कि कंट्रावेरिएंट में कैसी है, कोवेरिएंट में कैसी है। तो अब आपके पास एफ अल्फ़ा बीटा है, ये देखें डायगोनल के अलाउंग सारे कंपोनेंट जीरो। अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी आपके पास क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो अभी हम इसको बस याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये डायगोनल के अलाउंग ये जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो हैं। और आप देखें ये जो आपके पास ये टर्म है, इसको लिखने का तरीका भी याद रखें कि ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, आप इसको लिखते हैं F0 0। इसके बाद मैं F नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट टर्म लिख लूँगी, आपको पता होगा। अब यहाँ पे हमारे पास F0 0 ही या F01 है। ये 0 0 होगा, या आप बस इसको आप कहेंगे 0 1, इसको आप कहेंगे 0 2 और 0 3। अब मतलब आप 0 को फिक्स कर दिया हमने और वेरिएशन देते जा रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे 1 को फिक्स कर लें और वेरिएशन देते जाएं। 1 0 1 1 1 तो फिक्स है हमारा, फिर 1 2 और फिर 1 3। सिमिलरली आप आगे 2 को फिक्स कर लें, यहाँ पे आप 2 लिख लें और वेरिएशन देते जाएं। 2 1, फिर यहाँ पे आपके पास 2 2 और फिर इसके बाद 2 3 और 2 4। यहाँ पे आप 3 को फिक्स कर लें और वेरिएशन देते जाएं। 3 1 3 2 3 3 3 4। अब देखिए ये जो 0 1 है और ये जो 1 0 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। किस तरह से अपोजिट होंगे? जो 0 1 है वहाँ पे आपके पास माइनस ई एक्स ओवर सी, ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टर्म में, और ये जो अब 1 0 है उसका अपोजिट ई एक्स ओवर सी। 0 2 है तो वहाँ नेगेटिव में, तो आपके पास 2 0 जब होगा, यहाँ आपके पास 2 1 है एंड यहाँ से आप 2 0 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 2 0 2 1 और यहाँ पे आपके पास 2 2 होगा फिर, और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट वाला 2 3 होगा, और यहाँ पे भी इसी तरह से 3 0 3 1 3 2 3 3 होगा। अब ये जो 0 2 है ये 2 0 का अपोजिट होगा, 0 3 3 0 का अपोजिट होगा। ये टर्म्स तो देखें आपस में सेम हो गई हैं, 0 2 और 0 ये वाली एक दूसरे के अपोजिट आ गई। डायगोनल की टर्म ऑलरेडी 0 है। अब आप यहाँ पे आए, जो आपके पास 0 वाली टर्म है 0 1 0 2 0 3 वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और ये जो 1 1, अब जो 1 2 2 1 है, यहाँ 1 3 3 1 है, यहाँ 2 3 3 3 2 है, तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। तो 1 2 है, तो देखिए अगर आप इसको इस तरह से अगर याद रखना चाहें तो 1 2, अगर यहाँ पे हम 3 भी लिख लेते हैं तो हम 1 को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, 2 को एज वाई याद रखने के लिए लिख लेते हैं और 3 को एज जेड लिख लेते हैं। तो जब आप 1 2 की बात कर रहे हैं ना, तो 1 2 एक्स वाई है, तो एक्स वाई को छोड़ के जो टर्म होगी वो आपस मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो 1 2 है तो माइनस बी जेड। अब आप यहाँ पे आपके पास 1 3 है, तो मतलब 1 और 3 है, तो एक्स जेड को छोड़ दें, जो टर्म बाकी बच गया वो आपके पास वैल्यू होगी बी वाई। अब आपने नेगेटिव साइन को याद रख लें कि किस तरह से आएगा। इसी तरह से 1 2 है तो 2 1 तो आ गया, 1 3 भी हमने लिया तो 3 1 भी आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं 2 3। जब आप 2 3 की बात करें तो वाई जेड है, मतलब वाई जेड को छोड़ के जो टर्म होगी वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी माइनस बी एक्स आ गया। तो 2 3 है तो 3 2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो डायगोनल की टर्म ऑलरेडी 0। तो अभी हम इन सारी इक्वेशंस को ड्राइव, सारी मैट्रिक्स को ड्राइव करेंगे बारी बारी के, हमारे पास ये वैल्यूज़ किस तरह से आती हैं।
ये तो हमने कर लिया कि आपके पास एफ अल्फ़ा बीटा आ गया, और वो कहते हैं कि एफ अल्फ़ा बीटा जो होता है वो एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर होता है। एंटी सिमेट्रिक टेंसर है मतलब इसकी डायगोनल की कंपोनेंट सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। इसके बाद अगर आप इसकी कोवेरिएंट फॉर्म लिखें तो अब आप एफ अल्फ़ा बीटा को कोवेरिएंट फॉर्म में लेके जाएंगे, कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट फॉर्म में, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे दो जी, क्योंकि दो टर्म्स को हमने नीचे लेके जाना है तो हम यहाँ पे दो जी इंट्रोड्यूस कराएंगे। पहला जी जो इंट्रोड्यूस कराएंगे हम अल्फ़ा के लिए कराते हैं, अल्फ़ा के लिए कराएंगे तो यहाँ अल्फ़ा लिख लिया। दूसरा जी कराएंगे जो वो बीटा के लिए कराएंगे, दोनों कर लिया। अब अल्फ़ा के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम यहाँ पे अल्फ़ा के लिए टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं गैमा, और यहाँ पे एफ लिख लेते हैं। तो एफ के साथ एक दफ़ा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा गैमा, और जो बीटा के लिए टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं वो करा लेते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे बी डेल्टा लिखा तो यहाँ पे आपके पास एफ गैमा डेल्टा आ गया। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन वाली फॉर्म जो कि उन्होंने लिखी। दफ़ा बीटा के लिए लिखा, अल्फ़ा के लिए हमने गैमा टर्म ली, बीटा के लिए हमने डेल्टा टर्म ली, और जो दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई हैं वही टर्म हम अल्फ़ा बीटा की रिप्लेसमेंट में एफ के साथ अकॉर्डिंग लिखेंगे, आर और डेल्टा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बस जी और जी साइड पे रख दी हैं, एफ एक साइड पे। मैंने एक दफ़ा दोनों जीज दोनों कंस्ट्रक्शन की टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया, एक दफ़ा अल्फ़ा के लिए एक दफ़ा बीटा के लिए, और आगे एफ लिख दिया। तो ये अगर आप इसको ऐसे लिख लें या इस आप ये हैंड आउट्स के अकॉर्डिंग लिख लें, एक ही बात है। अब ये टर्म्स तो आ गई हैं, अब आपके पास एफ अल्फ़ा बीटा आ गया। जो आपके पास मैट्रिक्स कंट्रावेरिएंट फॉर्म के लिए थी उसका अपोजिट कर दें तो आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म की मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। जीरोज आपके पास डायगोनल की टर्म जीरो, क्योंकि ये एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर होता है। और जब आपके पास ये 0 1 0 1 0 2 0 3 पे आएंगे तो ये सारी टर्म यहाँ पे नेगेटिव थी तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, और ये जब आप 1 0 2 0 3 0 पे आएंगे तो ये सारी पॉजिटिव थी तो यहाँ सारी नेगेटिव हो गई। सिमिलरली 1 2 नेगेटिव था तो यहाँ पे 1 2 आपके पास ये वाली टर्म माइनस बी जेड ही है, बी 1 1 3 भी एज इट इज़, फिर आपके पास ये वाली टर्म 2 1 भी एज इट इज़, और इसके अलावा माइनस बी एक्स। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स तो एज इट इज़ हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हुए हैं। तो हम इनको नेक्स्ट सारा ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशंस, ये मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह से बन के आई है। होप सो आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। कंस्ट्रक्शन की एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें, हम आगे काफ़ी दफ़ा यूज़ करके आ चुके हैं इससे पहले भी, तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।